हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 7। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹100। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है studycommerce.net। यहाँ पे क्विजेज सेक्शन में आपको पीजीटी कॉमर्स, यूपीएचईएससी और नेट से रिलेटेड क्विजेज मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोर्सेज की डिटेल्स प्लस हमारे वीडियोस भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है studycommerce.net। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन एन इंक्रीज ऑफ 15% इन प्राइस विल लीड टू। फर्स्ट ऑप्शन है 15% इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है 15% डिक्रीज इन डिमांड, थर्ड है 7.5% डिक्रीज इन डिमांड, या फिर नो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ बात परफेक्टली इन इलास्टिक की हो रही है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होती है तो जो डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो डिमांड है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जबकि प्राइस में यहाँ पर चेंज होता है, तो इसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी कि प्राइस उसमें चाहे इंक्रीमेंट हो या वो डिक्रीज की जाए, दोनों स्थिति में भी जो डिमांड होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस है। यहाँ आप देख सकते हैं ओ क्यू क्वांटिटी परचेज की जा रही है। प्राइस पहले पी था, उसके बाद P1 हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी है इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो डिमांड कर्व होता है ये होता है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट या फर्नीचर। इन चारों में से किस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जो लैंड है इसका इनफाइनाइट यूज होगा, यानी कि जो लाइफ होगी लैंड की ये लंबे समय तक चलेगी। जो अदर एसेट्स होते हैं इनकी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है। इसके बाद माना जाता है कि ये प्रोडक्शन में कोई भी यूज़ नहीं आएंगे, यानी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। जबकि लैंड क्या है, इसका लॉन्ग टर्म लाइफ माना जाता है कि ये लंबे समय तक चलेगी, अनलिमिटेड लाइफ होगी। प्लस टाइम के साथ आप देखते हैं कि जो लैंड होती है इसकी वैल्यू में क्या होता है, एप्रिसिएशन आता है, यानी वैल्यू इंक्रीज करती है। जब लैंड की स्केर्सिटी होगी, यानी कम से कम लैंड अवेलेबल होगा, तो आप देखते हैं कि जो वैल्यू होती है किसी ज़मीन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लैंड एक ऐसा एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंट्रपोर्ट या नन ऑफ दीज। दो तरीके से आप देखते हैं ट्रेड किया जा सकता है, एक इंटरनल होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब है जब हम किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह कर के ट्रेड करते हैं तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जबकि अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जा कर के यानी दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल ट्रेड दो तरीके से किया जाता है, एक है आपका होलसेल और दूसरा होता है रिटेल। उसी तरीके से एक्सटर्नल तीन तरीके से देखने को आपको मिलता है, एक है आपका एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इंपोर्ट और तीसरा होता है इंट्रपोर्ट। हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करती है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। थर्ड है आपका इंट्रपोर्ट। इंट्रपोर्ट का मतलब होता है गुड्स को इंपोर्ट करना, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट में क्या होता है कि जो बाइंग की जा रही है गुड्स की या सर्विसेज की वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कंट्री में की जा रही है, लेकिन इंट्रपोर्ट का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज तो किया गया लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि आगे उसे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, इंट्रपोर्ट। When goods are imported for the purpose of export, it is called इंट्रपोर्ट। इंट्रपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CSO वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1949, 12 मार्च 1950, 2 मार्च 1948 या 2 मई 1951? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2 मई 1951 को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करती है। कंट्री में जो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये परफॉर्म करती है। कई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके लिए एनुअल सर्वे करना। नेक्स्ट है सेंसस, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये भी CSO के द्वारा बनाया जाता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं ये जो कि CSO के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। तो CSO का काम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स हैं इनको ये असिस्ट करती है या कोऑर्डिनेट करती है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। प्रेजेंट डे की बात हम अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत CSO काम करता है। अब इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन दो भागों में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को बांट दिया गया है। जो यहाँ पहला है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कंप्यूटर सेंट्रल और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO। तो जो CSO है ये मर्ज कर दिया गया है NSO में। 1 जून 2005 को गवर्नमेंट ने नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इसको इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया। साथ ही साथ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? पहला ऑप्शन है बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा है जॉइंट ग्रोथ ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज, थर्ड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज और फोर्थ है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। 3 तरीके की इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है? जो ओन्ड होती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री इंटरप्राइज भी कहते हैं। यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो बेसिकली प्राइवेट हैंड्स में होती है और गवर्नमेंट का नेग्लिजिबल रोल होता है। गवर्नमेंट सिर्फ वॉच करती है वर्क को, लेकिन वो इंटरफियर नहीं कर सकती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। और जो वर्क होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, चूंकि ये प्राइवेट हैंड्स में है तो जो मेन मोटिव होता है इसका होता है प्रॉफिट कमाने का। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो मेन रोल होता है या आप कह सकते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं वो ओन और कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करने का, यानी ये सोसाइटी के ओवरऑल इंटरेस्ट में काम करती हैं। थर्ड है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी को कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर होती है, इसीलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स साथ में काम करते हैं। कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दी जाती हैं और जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स मिक्स इकोनॉमी में पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। मिक्स इकोनॉमी में को एग्जिस्टेंस होती है, यानी साथ में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं, दोनों ही सेक्टर्स पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सेलिंग कॉस्ट इज फाउंड? सेलिंग कॉस्ट कौन से मार्केट में पाई जाती है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या नन ऑफ दीज? तो सेलिंग कॉस्ट पाया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये जो कॉन्सेप्ट ये दिया है प्रोफेसर एडवर्ड चेम्बरलिन ने अपनी बुक थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जो कि 1933 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने बताया है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या जो रियल मार्केट होता है वो दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में पाया जाता है। वो दो एक्सट्रीम सिचुएशंस है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। यानी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये क्या है? एक रियल मार्केट सिचुएशन है जो कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की सिचुएशन है।
या हम इसे कह सकते हैं कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो प्योरली होमोजीनियस नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं। जो सेलर्स होते हैं इनके प्रोडक्ट्स एक दूसरे से कुछ हद तक कुछ ग्राउंड्स पर डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोलगेट ले लें और पेप्सोडेंट ले लें, ये दोनों क्या हैं, दोनों ही टूथपेस्ट के ब्रांड्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं और कुछ डिफ्रेंसिएशन आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे ब्रांड हो, चाहे कलर हो, टेस्ट हो, फ्लेवर हो, कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सफिशिएंट सेलर्स होते हैं जो कि क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, ना ही परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। यहाँ बात कही जा रही है क्लोज सब्सटीट्यूट की, ना कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स की। और हर सेलर अपने प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट होता है। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चले, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल किए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर आपको देखने को मिलता है वो है सेलिंग कॉस्ट का। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि एडवर्टीजमेंट पे या सेल्स प्रमोशन पे खर्चा करना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा मार्केट है जहाँ पर जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। तो इस रीज़न से उन्हें हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है सेल्स प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट पे, ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। आप टीवी पे देखते हैं, आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं जो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट्स एक दूसरे के। सबसे बड़ा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं डिटर्जेंट्स। आपको आए दिन टीवी पे डिटर्जेंट के एड्स मिलते हैं देखने को, जो कंपैरिजन आपको बताते हैं कि हमारा डिटर्जेंट दूसरे के डिटर्जेंट से क्यों अच्छा है। अलग अलग चीज़ें वो आपको बताते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल इनकम कमेटी जब बनाई गई थी तो इसके पहले चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर महालनोबिस, प्रोफेसर सीरस, प्रोफेसर घोष या प्रोफेसर शाह। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, प्रोफेसर महालनोबिस पहले चेयरमैन थे नेशनल इनकम कमेटी की। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको डील किया जा सके, प्लस नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा या एक्सक्लूड किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना जा सके। नेशनल इनकम को किस तरीके से निकाला जाए, किस तरीके से एस्टिमेट किया जाए, इसको जानने के लिए नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी इन द ईयर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए, पब्लिक सेक्टर जो होती है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो सिटीजन्स हैं इनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करना या इनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना और इनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं होता है पब्लिक सेक्टर का। चार ऑप्शंस हैं, मोर इकोनॉमिक पावर टू द स्टेट्स, दूसरा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, और फोर्थ है बेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमसे पूछा गया है कि पब्लिक सेक्टर का इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, मोर इकोनॉमिक पावर टू स्टेट्स। स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर देना ये पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि बाकी तीनों पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसा कि पहला मैंने आपको भी बोला, सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में जो ये डिस्पैरिटीज़ हैं उसको कम करना, उसको घटाने का काम पब्लिक सेक्टर का होता है। इसके अलावा थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेस प्रोवाइड करना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना ताकि इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके और उनको फ्लरिश किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, आरबीआई की वन ऑफ दी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। क्रेडिट कंट्रोल करने के दो मेथड्स हैं आरबीआई के, एक है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव।
तो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी करने का वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करना ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक के द्वारा। जब सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि उसको इकोनॉमी में से कैश को विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करती है, जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको सेल करना शुरू करती है। और अगर चाहती है कि इकोनॉमी में और पैसे आएँ, जो बैलेंस है वो बढ़े, तो इसके लिए वो सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAPART वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो CAPART ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये स्टैब्लिश हुआ था 1986 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये प्रमोट करता है इम्प्लीमेंटेशन करना जो इनिशिएटिव्स हैं रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए या रूरल सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को ये प्रमोट करता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है रूरल सेक्टर के, जो कि इन रूरल सेक्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं या सूटेबल होते हैं। 1 मई 2020 से CAPART को डिसॉल्व करके मर्ज कर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ, NIRD एंड PR के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है और ये एज अ सोसाइटी अब वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड फर्स्ट, IDBI, IFCI, SIDBI या ICICI। 4 इंडस्ट्रियल फिनेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं और हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी इस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI, ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1964। दूसरा है IFCI, इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुआ है इन द ईयर 1948। थर्ड है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है इन द ईयर 1990। और फोर्थ है ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1994। तो सबसे पहले इनमें स्टैब्लिशमेंट हुआ है IFCI का, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। 1948 में इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, 1948, 1956, 1964 या 1972। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, 1956 में LIC का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक ओन्ड कॉरपोरेशन है जो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करती है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 सितंबर 1956 में पार्लियामेंट में एक्ट पास करके, और एक्ट है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1956। करीब 245 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि LIC के द्वारा ओन की जाती हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है मिस्टर MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO स्टार्टेड इट्स वर्किंग फ्रॉम 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995 या नन ऑफ द अबव। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसने अपना काम शुरू किया था 1 जनवरी 1995 से, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, नेशंस के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको रेगुलेट करता है। ये ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 में, और जो अग्रीमेंट था इसको हम मराकेश अग्रीमेंट कहते हैं, जिसको 123 नेशंस ने साइन किया था। ये रिप्लेस करता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक 47 ईयर ओल्ड अग्रीमेंट है। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर नगोजी ओकांजो इवियाला, ये नाइजीरिया की हैं। 1 मार्च 2021 से ये डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं और ये WTO की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं। इसमें 164 मेंबर्स हैं। लाइबेरिया और अफगानिस्तान न्यूएस्ट मेंबर हैं और इंडिया WTO का मेंबर 1 जनवरी 1995 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा केम इनटू फोर्स इन 1 जुलाई 2000, 1 जून 1999, 1 जून 2000 या 1 जुलाई 1999। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट है 1999, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था या इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जून 2000 से। इसके बारे में देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट
फेमा, इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है, इससे रिलेटेड जो लॉ हैं उनको अमेंड किया जा सके, उन्हें अप्लाई किया जा सके, साथ ही साथ एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को प्रमोट किया जा सके। ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। ये एक्ट है 1999, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1 जून 2000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एग्रीकल्चर इज। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ दीज। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कई तरीके की हो सकती है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? अनएम्प्लॉयड हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी जॉब को करने के योग्य है, यानी उसके पास वो क्वालिटीज़ हैं या एलिजिबिलिटी है किसी जॉब को करने की, और वो उस जॉब को करना भी चाहता है पर उसे जॉब नहीं मिल रही है। यानी ऐसे लोग जिनके पास जॉब को करने की क्वालिफिकेशन भी हो और वो जॉब करने के इच्छुक हों लेकिन उन्हें जॉब न मिल रही हो, तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। कई तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। सबसे पहला यहाँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिया है। मार्केट कंडीशंस में अगर परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से आप कई बार देखते हैं कि कई इंडस्ट्री शट डाउन हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। जैसे माइंस हैं, अगर मार्केट कंडीशन में परिवर्तन आता है और माइंस बंद हो जाती हैं तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि बंद हो जाती हैं। जैसे नए नए टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आते रहते हैं तो पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आउटडेटेड होती जाती हैं। तो जो लोग या जो इंडस्ट्रीज़ उस टेक्नोलॉजी को बना रही हैं वहाँ पे काम करने वाले क्या होंगे, एक समय के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। दूसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिजनेस साइकिल के परिवर्तन की वजह से हमें देखने को मिलता है। अगर डिमांड बहुत कम हो जाती है एक इकोनॉमी में तो आप देखते हैं उस समय क्या होगा, रिसेशन की स्थिति आ जाती है। तो जब रिसेशन की स्थिति होगी तो लोगों की जॉब्स उस वक्त जाने लगती हैं। अगर बूम की स्थिति है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लेकिन अगर रिसेशन की स्थिति आ जाती है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो बिजनेस साइकिल के परिवर्तन की वजह से आपको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। थर्ड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन देखने को मिलती है और ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी एक एग्रीकल्चरल लैंड में अगर 3 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पूरा परिवार काम कर रहा है, यानी 6 से 7 लोग एक ही लैंड पे काम कर रहे हैं। जिस काम को वो 7 लोग मिलके कर रहे हैं उसमें सिर्फ 3 लोग की ज़रूरत है, लेकिन 4-5 लोग और उसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो देखने में हमें क्या लगता है कि 7 लोग 8 लोग वहाँ एम्प्लॉयड हैं, पर ऐसा है नहीं। वहाँ काम क्या है, सिर्फ 3 लोगों का है। एक्चुअली एम्प्लॉयड क्या है, 3 से 4 लोग हैं। जो बाकी लोग हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। यहाँ हमें देख के पता नहीं चल रहा है, हमें ऐसे नॉर्मली लग रहा है कि 7 लोग 8 लोग यहाँ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि वहाँ ज़रूरत 8 लोगों की नहीं बल्कि 3 ही लोगों की है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है और इंडिया में हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो हमसे पूछा भी यही गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा यूपी पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस